हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि पहले ही क्वेश्चन नंबर 87 क्यों दिखाई दे रहा है। तो मैं क्वेश्चंस पीछे से शुरू करके आगे की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है। उल्टा शुरू कर रहे हैं क्योंकि शुरू शुरू में बहुत ही इजी टाइप के सवाल हैं, तो वो हम लोग लास्ट में जल्दी जल्दी कर लेंगे। अभी हम लोग अच्छे सवालों से शुरुआत करते हैं और लास्ट से शुरू करते हैं। जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो यहाँ पे लगभग 100, तो हम लोग 87 मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली 100 मान सकते हैं। इतने सवाल हर चैप्टर के करने वाले हैं बच्चों, और आज हम शुरू कर रहे हैं विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन विदाउट एनी डिले, पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर अ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। अब ये स्फेरिकल शेल का मतलब हुआ बेटा हॉलो स्फीयर, है ना, जिसका कि रेडियस अपने को गिवन है। रेडियस कितना गिवन है, देखो स्फेरिकल शेल का रेडियस गिवन है अपने को आर इज द रेडियस, सेंटर एट द ओरिजिन। कुल मिला के आपको स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ पूछा गया है। तो आपको शायद पता होगा कि स्फेरिकल शेल में अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है ना। तो यहां पे आप डी ऑप्शन देखेंगे तो अंदर की तरफ आपको जीरो मिलेगा यहां तक, उसके बाद बढ़ेगा और फिर ऐसे धीरे धीरे कम होगा। तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर आप पोटेंशियल की बात करेंगे तो बेटा हॉलो वाले केस में यानी कि स्फेरिकल शेल वाले केस में इक्वी पोटेंशियल सरफेस पाया जाता है अंदर। तो अंदर देखिए पोटेंशियल कांस्टेंट, ठीक है, और बाहर ऐसे डिक्रीजिंग। तो कौन सा ग्राफ सही है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का नीचे वाला है, आप देख रहे हैं नीचे वाला यानी कि ये वाला, पहले जीरो और फिर ऐसे डिक्रीजिंग, और ये है आपका पोटेंशियल का, पहले कांस्टेंट और फिर डिक्रीजिंग। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एक हॉलो शेल के अंदर या फिर एक स्फेरिकल शेल के अंदर, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो पिछले क्वेश्चन में जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो यहां पे बोला गया है कि एक अनचार्ज्ड स्फीयर रखा हुआ है बीच में, दो प्लेट्स के बीच में, और दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो आपको बताना है कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो सही है इनमें से, है ना। तो देखिए बेटा, आपको शायद पता होगा कि जब एक स्फीयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। तो अगर आप ऑप्शन ये वाला देखेंगे तो देखिए यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है बी ऑप्शन में, मतलब ये गलत ऑप्शन है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, पहला पॉइंट ये है। और क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है तो पोटेंशियल हर जगह कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाता है वो स्फीयर। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस को ना लाइंस नॉर्मली हिट करती हैं। नॉर्मली मतलब ये वाला डायग्राम देखिए आप, ये नॉर्मल हिट कर रही हैं, ये सारी लाइंस जो हैं नॉर्मली निकल रही हैं एक स्फीयर के अंदर से। तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अंदर जीरो, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी हिट करेंगी वो नॉर्मली हिट करेंगी, नॉर्मल डायरेक्शन में हिट करेंगी, यानी कि सेंटर से पास होता हुआ प्रतीत होगा। ये भी गलत है, ये नॉर्मल नहीं है ना। नॉर्मल ये वाला है, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका नॉर्मल डायरेक्शन है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो मैं नॉर्मल डायरेक्शन अलग से बना के बता देता हूं किस तरीके से होगा। तो ये एक लाइन ऐसे ले सकते हो आप, है ना, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये लाइन ऐसे आ जाएगी, ये सब जो है आपके सेंटर से होके गुजरेंगी, है ना, तभी ये नॉर्मल बनेगा, राइट। कुछ ऐसे लाइंस गुजर जाएंगी, कुछ ऐसे लाइंस गुजर जाएंगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा नॉर्मल वाला, राइट बच्चों। चलिए पीछे चलते हैं। अ चार्ज गिवन टू एनी कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। ये सही बात है क्या? यस, कंडक्टर को जब कोई चार्ज दे दो आप तो वो आउटर सरफेस पे ही पाया जाता है, आउटर सरफेस पे ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है या फिर ऐसा क्या रीजन है इसका? तो ऑप्शन ए सही है, द फ्री चार्ज टेंड्स टू बी इन इट्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट। तो जितना एक दूसरे से दोनों चार्जेस दूर रहेंगे, दूर जितना ज़्यादा रहेंगे उतना कम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, और कम पोटेंशियल एनर्जी ही अचीव करने की कोशिश करते हैं चार्जेस, और एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है।
तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो गया, रिपल्शन की वजह से वो दूर चले गए, दिस इज व्हाट आल्सो यू कैन से। और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम अचीव करने की कोशिश करते हैं वो, तो दूरी जितनी ज़्यादा रहेगी, देखिए फॉर्मूला ये होता है ना के Q1 Q2 बाई आर, तो जितना आप आर को बढ़ाएंगे पॉजिटिव चार्जेस के लिए, आर को जितना आप बढ़ाएंगे बेटा, पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। तो कम पोटेंशियल एनर्जी के लिए दूर दूर चले जाते हैं चार्जेस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहां पे आपको दो स्फीयर्स गिवन है, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं। तो एक छोटा स्फीयर है R1 रेडियस का और एक बड़ा स्फीयर है R2 रेडियस का। छोटे वाले को अर्थ कर दिया गया है ना, अर्थिंग कर दी गई है छोटे वाले पे। तो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर बड़े वाले पे चार्ज Q है, देखिए लिखा है ऊपर क्वेश्चन में, देखिए तो बड़े वाले को, आउटर स्फीयर को चार्ज दिया गया है Q, तो चार्ज Q डैश बताना है छोटे वाले पे कितना होगा, ठीक है। बाहर वाले पे चार्ज Q है तो छोटे वाले पे चार्ज Q डैश कितना होगा। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट कहता है कि क्योंकि छोटे वाले को अर्थ कर दिया गया है, इसलिए छोटे वाले के सरफेस पे जब आप पोटेंशियल निकालेंगे तो वो जीरो के बराबर आएगा। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। कहाँ का पोटेंशियल जीरो होगा, जिसको अर्थ किया गया है। तो छोटे वाले को अर्थ किया गया है ना बच्चों, तो छोटे वाले का ही पोटेंशियल जो है जीरो हो जाएगा। अब पोटेंशियल लिखा कैसे जाएगा छोटे वाले का, वो देखिए आप। इसका अपना चार्ज है बच्चों Q डैश और रेडियस है R1, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा KQ डैश डिवाइडेड बाई R1, राइट। लेकिन आपको शायद पता होगा कि भाई बड़ा वाला जो है वो भी तो यहां पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा। बड़े वाले के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट अंदर वाला पॉइंट है। अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा जाता है KQ बाई रेडियस यानी कि R2। अंदर वाले पॉइंट पे कोई भी स्फीयर है मान लो, उसके अंदर अगर आपको पोटेंशियल लिखना है बेटा, हॉलो स्फीयर को पोटेंशियल लिखना है अंदर, तो आप लिखेंगे KQ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो बड़े वाले का अंदर का पॉइंट है ये, है ना, ये पॉइंट जो है बड़े वाले के अंदर पाया जा रहा है, तो KQ बाई रेडियस, रेडियस कितना है R2। अब इसी को आपको जीरो के बराबर कर देना है, क्योंकि पोटेंशियल इस पॉइंट का जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल लिखना सबको आया कि नहीं आया, छोटे वाले के लिए KQ डैश डिवाइडेड बाई R1 और बड़े वाले के लिए KQ डिवाइडेड बाई R2, ठीक है। अब दोनों को जीरो कर दो जोड़ के, तो आप देखो आंसर क्या मिलेगा, KQ डैश बाई R1 बराबर माइनस KQ बाई R2। K और K जो है आपके कैंसिल हो जाएंगे, Q डैश देखो कितना आ रहा है, माइनस Q R1 डिवाइडेड बाई R2, है ना। तो दैट इज योर आंसर, C इज द करेक्ट आंसर। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था ये काफ़ी, पोटेंशियल लिखना आना चाहिए उस पॉइंट का और उसको जीरो करना है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अर्थिंग करी गई है, और फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए पीछे चलते हैं। अ बिग हॉलो मेटल स्फीयर A इज चार्ज टू 100 वोल्ट्स। देखिए बड़ा वाला जो है वो 100 वोल्ट्स पे है, 100 वोल्ट्स पे है। एंड अनदर हॉलो स्फीयर B इज चार्ज टू 50 वोल्ट्स। छोटा वाला जो है अंदर वो 50 वोल्ट पे है, ठीक है। B इज पुट इनसाइड A बोला गया है। अब इन दोनों को मेटालिक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। मेटालिक वायर से इन दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं यूं, ऐसे। तो पूछ रहा है बताओ डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो क्या होगा। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो आपको ऐसा लग रहा है कि B का पोटेंशियल 50 है, आपको ऐसा देखने से लग रहा है कि B का पोटेंशियल 50 है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालें तो याद है पिछले बार वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल अपना तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 50 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस बाहर वाले का पोटेंशियल भी जुड़ जाएगा। याद है पिछले वाले में भी जोड़ा था आपने, इस पॉइंट का पोटेंशियल जब निकाला था ना बच्चों, इस पॉइंट का, तो छोटे वाले की वजह से KQ डैश बाई R1 लिखा था और बड़े वाले की वजह से KQ बाई R2 लिखा था, तो दोनों के दोनों जुड़े थे। तो दोनों के दोनों जब जुड़ेंगे बेटा, दोनों के दोनों जब जुड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, B का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा 150। तो यहाँ से चार्ज बाहर वाले पे चला जाएगा, B से A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। B से A इज द करेक्ट आंसर, B से A इज द करेक्ट आंसर। A छोटा हो जाएगा, B का पोटेंशियल बड़ा हो जाएगा, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में चार्ज जाता है, इसीलिए B से A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू कंडक्टर्स आर ऑफ सेम शेप एंड साइज, वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ एल्यूमिनियम,
लेस कंडक्टिंग, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज इंड्यूस्ड इन एल्यूमिनियम। देखो चार्ज का इंडक्शन रिलेटिव परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। अब रिलेटिव परमिटिविटी चाहे कोई भी कंडक्टर हो बेटा इन्फिनिटी ही पाई जाती है, इसीलिए चार्ज का इंडक्शन दोनों में बराबर बराबर होगा, इक्वल टू दैट इन कॉपर। चार्ज का इंडक्शन रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं ना इसको, उस पर डिपेंड करता है कि कितना इंड्यूस होगा चार्ज। तो दोनों ही कंडक्टर्स हैं तो दोनों में बराबर ही इंड्यूस होगा, एंड दैट इज वाई द आंसर इज सी। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, चलो। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज जब होता है बेटा तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, देखो ऐसे यूं, है ना, इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना बच्चों। अब अगर आप एक डाइपोल को ऐसे रख दोगे यहां पे, डाइपोल को आप यूं रख दोगे यहां पे, तो डाइपोल को रखने से टॉर्क जीरो हो सकता है जब थीटा जीरो हो जाए। याद है वो फॉर्मूला टॉर्क का, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा। तो अगर थीटा की वैल्यू हम लोग जीरो कर देंगे ना तो साइन जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो होता है, तो टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है। तो इसका आंसर होगा द टॉर्क ऑन द डाइपोल मे बी जीरो। टॉर्क की वैल्यू जीरो हो सकती है अगर P और E के बीच का एंगल जीरो हो जाए। लेकिन आप पूछेंगे सर फोर्स का क्या, फोर्स का क्या? तो बेटा फोर्स जीरो यहां पे नहीं होता है। फोर्स जीरो क्यों नहीं होता है? देखिए यहां पे मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, यहां पे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, डाइपोल का। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पाई जाएगी। जैसे देखो डाइवर्ज हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है बच्चों? डाइवर्ज हो रहा है। ये क्वेश्चन 2021 में आया था, सेम क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डाइवर्ज हो रहा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहां पे फोर्स ज्यादा होगा, यहां पे फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो नहीं होता है। हाँ, टॉर्क जीरो हो सकता है व्हेन द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज जीरो। ठीक है, तो टॉर्क मे बी जीरो इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ऑफ डाइपोल मोमेंट पी, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर एंड मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना। तो के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है बच्चों, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, t.me/gg sir फील, ठीक है, PHEEL। तो ये टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखिए और यहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा, है ना। डोंट वरी अबाउट दैट पीडीएफ थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फोर्स ऑन अ चार्ज सिचुएटेड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज एफ। तो मान लीजिए कोई डाइपोल है, यहाँ पे पी वेक्टर है, उसके एक्सिस पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, उस पे लगने वाला फोर्स है F। इफ द चार्ज इज शिफ्टेड टू डबल द डिस्टेंस, तो फोर्स कितना हो जाएगा? देखो फोर्स होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है डाइपोल के एक्सिस पे 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब जब आप डिस्टेंस को डबल करेंगे यानी कि r को 2 टाइम्स करेंगे, तो यहां पे कितने का फैक्टर आएगा पता है? ये 2 का क्यूब हो जाएगा। 2 का क्यूब मतलब 1/8 का फैक्टर आ जाएगा, है ना। 1/8 का फैक्टर आपका आ जाएगा, तो f/8 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सभी को? r जो है वो r क्यूब है नीचे, तो डिस्टेंस को आप डबल कर रहे हो, तो डबल होने से यहाँ पे 8 का फैक्टर आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब हो जाएगा, है ना। 2 का क्यूब इज 8, तो 1/8 टाइम्स फोर्स आपका चेंज हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, f/8। ठीक है बेटा, चलो ये क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी, तो वही जो फॉर्मूला था ना अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बट आप बोलेंगे सर यहाँ तो नहीं है वो ऑप्शन, यहाँ तो अलग से ऑप्शंस दिख रहे हैं हमें, है ना। तो इसमें क्या है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया गया है, के
पी डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, के इंटू पी डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, है ना। तो जो अपना आंसर है वो ए है। अब इसमें वही होगा ना, देखो पी डॉट आर को आप क्या लिख सकते हो, पी आर कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, एक आर ऊपर से गायब, एक आर नीचे से गायब, तो बचेगा क्या, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ही तो बचेगा, और वही आपका आंसर है ना, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। चलिए बेटा, ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। डाइपोल के लिए चार्ज गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -6, डी यानी कि उनके बीच की दूरी, चार्जेस के बीच की दूरी गिवन है 0.01 मीटर। बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क ऑन द डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है। तो देखिए टॉर्क होता है पी ई साइन थीटा, है ना बच्चों। मैक्सिमम कब होगा टॉर्क, जब साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, यानी कि 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। तो यानी कि टॉर्क मैक्सिमम होगा आपका P इंटू ई, P मल्टीप्लाइड बाई ई। P को क्या लिख सकते हैं बच्चों, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस लिख सकते हैं बिल्कुल, और E तो डायरेक्टली अपने को गिवन ही है। तो चार्ज है कितना, 2 इंटू 10 की पावर -6, डिस्टेंस कितना है 0.01, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5 इंटू 10 की पावर ऑफ 5, ठीक है। इसको बस आप सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर सॉल्व करने के बाद आ रहा होगा 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -3, ठीक है, दैट इज योर आंसर, 10 इंटू 10 की पावर ऑफ -3। तो सी आ रहा है क्या, यस, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन। न्यूटन मीटर यूनिट होता है। 2 ऑप्शन आप यहाँ पे मजाक मजाक में एलिमिनेट कर सकते थे, ए और बी। क्यों, क्योंकि न्यूटन पर मीटर लिखा हुआ है। टॉर्क की यूनिट होती है बेटा न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर थोड़ी ना होती है ना। तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस एंड एन इक्विडिस्टेंट पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। देखो जब एक डाइपोल लेते हैं आप, तो आर दूरी पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2 kp बाई आर क्यूब, लेकिन उसी आर दूरी पे इक्विटोरियल पॉइंट पे kp बाई आर क्यूब होता है बेटा, फॉर्मूला है ना। एक्सिस पे 2 kp बाई आर क्यूब, इक्विटोरियल पॉइंट पे kp बाई आर क्यूब। तो कितना रेशियो हुआ एक्सिस और इक्विटोरियल पॉइंट का, 2:1, है ना। यहाँ पे 2 का फैक्टर है, बस वही एक्स्ट्रा है। तो 2:1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। व्हेन डाइपोल, ये थोड़ा सा फॉन्ट जो है वो शिफ्ट हो गया है, बट कोई बात नहीं, काम चल जाएगा अपना। व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट वैल्यू एंगल बिटवीन पी एंड ई टॉर्क विल बी मैक्सिमम। टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा होता है। मैक्सिमम के लिए साइन थीटा 1 होना चाहिए, और साइन थीटा 1 कब होता है बच्चों, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पे होता है ना। थीटा बराबर 90 डिग्री पे ऐसा पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो 90 डिग्री अपना आंसर हो गया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल आर प्रोपोर्शनल टू। तो देखो पोटेंशियल में आता है के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की पावर -2 के प्रोपोर्शनल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है के पी बाई आर क्यूब 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि आर की पावर में -3 के प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल में हो गया आर की पावर -2, इलेक्ट्रिक फील्ड में हो गया आर की पावर -3, सी अपना आंसर आ जाएगा, है ना। आर की पावर -2 एंड -3, यस, तो सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन डाइपोल पे। फॉर अ डाइपोल द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज इज 10 की पावर -10 स्टैट कूलम्ब, है ना। तो ये CGS यूनिट है, एंड देयर सेपरेशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा बताइए डेबाई में। ये भी बेटा CGS यूनिट है, CGS मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, है ना। तो देखो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू लेंथ, राइट। चार्ज है 10 की पावर -10, लेंथ कितना है 1 एंगस्ट्रॉम।
इसको जब आप मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10 आएगा, लेकिन मीटर नहीं, हमको सेंटीमीटर रखना है। ये तो मीटर हुआ 10⁻10 है ना, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻10 मीटर। सेंटीमीटर के लिए 10⁻2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो 10⁻18 आ जाएगा, है ना। 10⁻18 इज कॉल्ड 1 डेबाय, दिस इज कॉल्ड 1 डेबाय, तो 1 डेबाय इज द आंसर। हालांकि ये यूनिट देखी नहीं गई है ना, ज़्यादातर नीट में नहीं पूछते हैं, बट फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि 10⁻18 बराबर 1 डेबाय हो जाता है। ठीक है, चलिए यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो पहला पार्टिकल है वो ऊपर गया, है ना। फिगर शोज बिलो पाथ ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल 1 थ्रू अ रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन द फिगर। तो यहां पे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और पहला पार्टिकल जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हमें बताना है कि ये सेकेंड पार्टिकल कहाँ जाएगा, थर्ड पार्टिकल कहाँ जाएगा, फोर्थ पार्टिकल कहाँ जाएगा। तो यार आप खुद सोच के देखो, पहला पार्टिकल ऊपर गया, इसका मतलब यही तो हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ऐसे है ना, यूं है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचिए जो सेकेंड पार्टिकल है अपना, सेकेंड पार्टिकल कहाँ जाना चाहिए, सेकेंड पार्टिकल इज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो ये नीचे जाएगा, यानी कि डाउन, ये जाएगा बेटा डाउन। ये थर्ड वाला पॉजिटिव है तो ये भी जाएगा अप, अप है ना, यानी कि टॉप कह लो, टॉप कह लो, यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, थर्ड जाएगा टॉप। और फोर्थ अगेन नेगेटिव है, कहाँ जाएगा, डाउन, तो डाउन टॉप डाउन पहला ऑप्शन है ना, डाउन टॉप डाउन पहला ऑप्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। A charge Q is projected into a uniform electric field E. Work done when it suffers a displacement Y along the field direction. Work done होता है बच्चों force into displacement, right? Along the field direction है तो cos थीटा 1 हो गया, cos 0 1 हो गया, है ना। तो मेरे को फोर्स निकालना है, फोर्स निकाल के डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अभी फोर्स कैसे निकलेगा, तो फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बराबर व्हाट, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, वाई, तो क्यू ई वाई इज द करेक्ट आंसर, हो गया। ठीक है, फोर्स हो जाएगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वाई, तो अपना करेक्ट आंसर आ गया वहां से। ठीक है बेटा, चलो। पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो काइनेटिक एनर्जी बताइए t टाइम के बाद। देखो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ली गई है ना, इसमें इस चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया है, मतलब u बराबर 0। तो बच्चों ये बताओ t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी, राइट। अब रिलीज किया है तो u तो 0 है, a कितना हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कैसे लिखते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखो ये फोर्स है, ये क्या है बच्चे, ये फोर्स है, अपॉन मास कर दिया, एक्सेलरेशन बन गया, इनटू टाइम आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो ये एक्सेलरेशन हो गया, ये टाइम हो गया। अब वेलोसिटी आ गई, लेकिन हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। ठीक है, एक m ने एक m को मार दिया, हमें मिलेगा q स्क्वायर e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये है अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, ये वाला होगा शायद मेरे ख्याल से, है ना। तो बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी निकाली और स्क्वायर कर दिया काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दे आर सेट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ देयर एक्सेलरेशंस इज। देखो तो अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं लिखूं फोर्स ऑन प्रोटॉन, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर, अगेन चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों का चार्ज सेम होता है ना, यानी कि दोनों पे लगने वाला फोर्स सेम टू सेम होगा।
चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का चार्ज बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, तो फोर्स भी दोनों का बराबर होगा। अब एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि एक्सेलरेशन मास के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है बेटा। एक्सेलरेशन जो है वो मास के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन लिखता हूं तो ये आएगा मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उल्टा उल्टा, फोर्स तो सेम है, फोर्स से तो कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। मास के साथ इन्वर्स का रिलेशन आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बाय प्रोटॉन का एक्सेलरेशन बराबर प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन का मास। उल्टा क्यों आया समझ आया ना, क्योंकि इन्वर्स का रिलेशन है। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बेटा, सी, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, डन, डस्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोश आई है ना, जोश कम तो नहीं हो रहा। चलो, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक इलेक्ट्रॉन है ना, एंटर करता है इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ इट्स वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मान लो इस तरफ है, तो इलेक्ट्रॉन भी उसी डायरेक्शन में एंटर करता है। अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा बच्चों बताओ, उल्टा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, पीछे की तरफ होगा। तो बताइए क्या होगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन में ही चलेगा बट डिसेलरेट होगा। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज जस्ट आफ्टर द एंट्री, है ना। स्ट्रेट लाइन में चलेगा लेकिन वेलोसिटी इसकी कम होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन विल डिसेलरेट, ठीक है। व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज इंक्रीज्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे Q1 Q2 लेते हैं, उनके बीच की दूरी R लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी K Q1 Q2 बाई R। अब बोल रहा है सेपरेशन इज इंक्रीज्ड, सेपरेशन अगर हम बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो कम होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे उस केस को भी लेके चलना पड़ेगा कि क्या होता अगर यहाँ पे माइनस होता, एक चार्ज मान लो नेगेटिव होता, एक चार्ज मान लो आपका नेगेटिव होता, तब हम R को बढ़ाते तो सोचो ये चीज़ तो कम होती, ये चीज़ तो कम होती, लेकिन नेगेटिव में कम होती। नेगेटिव में कम होने का मतलब एक्चुअली वो बढ़ रही है। मतलब सोचो -4 -2 में कौन सा बड़ा है, -2 बड़ा है, राइट। तो नेगेटिव में कम हो रहा है, वो 4 से 2 हो रहा है मान लो नेगेटिव में, तो आप कहेंगे कि एक्चुअली बढ़ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज है, प्लस प्लस है कि प्लस माइनस है। इसीलिए मे इंक्रीज और मे डिक्रीज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, मे इंक्रीज और डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ भी सकता है, पोटेंशियल एनर्जी कम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए बेटा आइए आगे बढ़ते हैं। एक 5 कूलॉम चार्ज है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन व्हेन मूव्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स along the field lines separated by a distance of 2 centimeter in a uniform electric field. The potential difference between the 2 points is, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है E इंटू डी, है ना, वेद। यहाँ पे cos थीटा भी होता है, लेकिन अगर E और D के बीच का एंगल 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। तो मेन फॉर्मूला अपना ये है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E मल्टीप्लाइड बाई डी। अब मेरे को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बेटा, राइट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है क्या, नहीं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, राइट। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर। फोर्स गिवन है क्या, यस, फोर्स गिवन है अपने को 2000। चार्ज गिवन है क्या, यस, गिवन है 5। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 5 इंटू डी कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। ये 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 40 बाई 5 हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट, है ना। तो 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यस, 8 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है ना। पोटेंशियल बराबर E इंटू डी। आइए आगे बढ़ते हैं। 15 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक अ चार्ज इतना कूलॉम्ब फ्रॉम A टू B
देन पोटेंशियल डिफरेंस इज, बिल्कुल हलवा सवाल है, एकदम हलवा है। वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। तो वर्क डन है 15, चार्ज है 0.01 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कर दो आप, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 0.01 यानी कि 1500 वोल्ट। ठीक है, 1500 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखो एक पूरा का पूरा ट्रायंगुलर लूप सा गिवन है आपको, है ना, ये दिख रहा है सभी को, ट्रायंगुलर लूप सा आपको गिवन है। बोल रहा है कि एज शोन इन द फिगर ऑन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी द वर्क डन इज 2n-3। ए टू बी में जो वर्क हो रहा है, देखो ये ए टू बी है, इसमें वर्क हो रहा है 2, एंड बी टू सी में जो वर्क हो रहा है वो है -3। तो बताइए वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सी टू ए कितना होगा, सी टू ए में कितना होगा। क्या कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों इसमें कंसेप्ट ये लगाएंगे कि वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप, वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो WAB प्लस WBC प्लस WCA ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अब WAB मेरे को निकालना है, नहीं सॉरी गिवन है, WAB तो गिवन है, ये 2 के बराबर गिवन है, माइनस WBC 3 के बराबर गिवन है, -3, तो -3 आ जाएगा। CA मेरे को निकालना है बराबर 0, है ना, तो ये हो जाएगा आपका -1 प्लस WCA बराबर 0, तो WCA आ जाएगा आपका 1 के बराबर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर, 1 जूल इज द आंसर। डन एंड डस्टेड, यस। चलिए, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q another charge is carried from A to B, A to C, A to D, A to E, then work done will be minimum along path AB, या फिर minimum along path AD, या minimum along path AE, या फिर 0 along each path। देखो कहाँ से कहाँ जाना है, A से B जाना है, A से C जाना है, A से D जाना है, A से E जाना है, राइट। इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज Q कहाँ रखा हुआ है, यहाँ सेंटर पे। Q कहाँ रखा हुआ है बच्चों, सेंटर पे। आपको शायद पता होगा कि जब सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज हो तो उसके आसपास स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल्स बन जाते हैं। मतलब पास में आप एक स्फीयर बनाओगे ना तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। तो ये जो स्फीयर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस चार्ज के अराउंड, ये चार्ज यहाँ पे है, उसके अराउंड जो आप ये स्फीयर देख रहे हैं ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या हुआ, इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। मतलब V एट A बराबर V एट B बराबर V एट C बराबर V एट D बराबर V एट E। ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना स्फीयर में, सभी में पोटेंशियल सेम है। तो जब आप A से B जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो वर्क भी कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना वर्क। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो वर्क भी कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तो A से B का सेम पोटेंशियल, नो पोटेंशियल डिफरेंस, तो वर्क डन भी 0। सेम गोज विथ A टू C, सेम गोज विथ A टू D, सेम गोज विथ A टू E, तो 0 अलॉन्ग ईच पाथ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, हर पाथ में आपको 0 वर्क डन मिलेगा। चलिए आइए इसको करते हैं। मेरे को ग्राफ गिवन है V और X के बीच में, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो V और X के बीच का ग्राफ अपने को गिवन है ना। क्या पूछ रहा है बताइए, X बराबर 13 पे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है -dV डिवाइडेड बाई dx, -dV/dx, पढ़ा हुआ है आपने बिल्कुल, है ना। अब ये माइनस साइन तो ठीक है, dV/dx क्या है, स्लोप है Vx ग्राफ का। dV/dx इस ग्राफ का क्या हो जाएगा बच्चों, स्लोप हो जाएगा, है ना। V और X ग्राफ का स्लोप हो जाएगा ये। तो स्लोप कहाँ पे निकालना है, x बराबर 13 पे। x बराबर 13 कहाँ पे होगा बेटा, ये 12 है, ये 14 है, यहाँ पे 13 होगा। तो सोचो यहाँ पे कितनी वैल्यू है 30, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 20,
ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 14। तो स्लोप पता है कितना आएगा? 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 14 माइनस 12, है ना। ऊपर 30 है, नीचे 20 है, 30 माइनस 20 हो गया, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 12 है। तो कितना आ रहा है बच्चों ये? और माइनस साइन तो है ही बाहर, है ना। और हाँ, ये भी याद रखिएगा कि ये स्लोप भी नेगेटिव है। देखिए नीचे जा रहा है, ये स्लोप नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस बन जाएंगे। ये चमका। एक माइनस साइन तो फॉर्मूले में है, ये फॉर्मूले का माइनस साइन है। और ससुरा स्लोप भी अपना नेगेटिव है, नीचे जा रहा है ना। तो स्लोप भी नेगेटिव और माइनस साइन भी है, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएंगे। और ये कितना आ जाएगा? 10/2 यानी कि 5। तो मेरे ख्याल से तो 5 वोल्ट पर मीटर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, बिल्कुल सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर आपने एक गलती कर दी कि स्लोप को नेगेटिव लेना भूल गए अगर आप, तो आपका आंसर -5 आ जाएगा। और वो -5 भी आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में अवेलेबल है ना। तो ऐसी गलती मत करिएगा बेटा, ठीक है। एक चार्ज्ड हॉलो मेटल स्फीयर है विच हैज रेडियस r, है ना। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस एंड पॉइंट डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज v, देन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर इज। पहले इसको आराम से पढ़ो। चार्ज्ड हॉलो मेटल स्फीयर है जिसका रेडियस है बच्चों r। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सरफेस का जो पोटेंशियल होगा एंड अ पॉइंट डिस्टेंस 3r, और 3r दूरी पे जो पोटेंशियल होगा उनका डिफरेंस दिया है मेरे को v, है ना। उनका जो डिफरेंस है मेरे को वो दिया है v। तो v किसके बराबर हुआ बेटा? 3r का पोटेंशियल यानी KQ/3r माइनस सरफेस का पोटेंशियल यानी KQ/r। इसका डिफरेंस v गिवन है। सबको चमका क्या? 3r दूरी का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल, उनका जो डिफरेंस है वो v गिवन है। तो देखो मैंने वही किया, 3r दूरी का पोटेंशियल निकाला माइनस सरफेस का पोटेंशियल निकाला, दोनों को घटा दिया, ठीक है। वो v के बराबर है। तो एक्चुअली जो v है वो कितना आ रहा है? 3r विल बी द एलसीएम, है ना। 3r विल बी द एलसीएम। अच्छा, सरफेस -3r है, ना कि 3r माइनस सरफेस है। सॉरी, सरफेस -3r है। तो पहले सरफेस लिखेंगे, बाद में 3r लिखेंगे, समझे ना। मैंने उल्टा कर दिया था। सरफेस का निकालना है, -3r का निकालना है, ये करना है, ठीक है। तो ये सरफेस का हो गया, ये 3r का हो गया, दोनों को घटाना था। तो 3r नीचे हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 3KQ माइनस यहाँ पे बचेगा KQ। तो अपने को आंसर मिलेगा 2KQ डिवाइडेड बाई 3r। ये है v का वैल्यू। ये क्या है बच्चों? v का वैल्यू है ये। v बराबर इतना है ना। तो KQ/r कितना मिल जाएगा यहाँ से सोचो तो। KQ/r कितना मिल जाएगा सोचो तो बेटा? 3/2 इंटू v मिल जाएगा क्या, है ना। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई v मिल जाएगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताओ 3r दूरी पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है KQ डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। r स्क्वायर बोले तो व्हाट? r स्क्वायर बोले तो 3r का स्क्वायर। 3r दूरी है ना, तो ये आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9r स्क्वायर। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये आ गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बस इतना सा काम करना है, छोटा सा काम क्या करना है, ये पहले इक्वेशन से ना KQ निकाल लो। तो KQ हो जाएगा 3/2 v इंटू आर। उसको यहाँ KQ की जगह पे डाल दो बेटा, KQ की जगह पे डाल दो उसको। तो ये आ जाएगा 3/2 इंटू v इंटू आर, और नीचे बचेगा 9r स्क्वायर, ठीक है। 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, r ने r को मार दिया, ठीक है। तो कितना बच रहा है बच्चों? v/6r। तो देख लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है v/6r के साथ। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मतलब थोड़ा सा मेहनत है बस, है ना। #मजदूरी, नथिंग एल्स। थोड़ी सी मजदूरी करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स R1 एंड R2 हैव सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नियर देयर सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है तो ये बराबर हो जाएगा
के क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर बराबर के क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर। लिख के बता देता हूँ, के क्यू वन बाई आर वन स्क्वायर बराबर के क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो बताना है अपने को, ठीक है। ये तो के और के कैंसिल हो गए, क्यू वन बाई क्यू टू निकाल लो, है ना। तो ये आ जाएगा आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर, आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। अब देखो पोटेंशियल का रेशियो निकालना है, राइट। तो पोटेंशियल वन विल बी के क्यू वन बाई आर वन एंड पोटेंशियल टू विल बी अपॉन के क्यू टू बाई आर टू। ये रेशियो हो गया पोटेंशियल्स का। तो के क्यू वन बाई आर वन इंटू आर टू बाई के क्यू टू हो जाएगा, के और के तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्यू वन बाई क्यू टू अपना निकाला हुआ है, देखो आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर टू बाई आर वन तो है ही, है ना, ये देखो ये आर टू बाई आर वन तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई क्यू वन बाई क्यू टू यानी कि आर वन बाई आर टू का होल स्क्वायर। तो एक आर वन यहाँ से कटेगा, एक आर टू यहाँ से कटेगा, आंसर आएगा आर वन बाई आर टू, ठीक है। आर वन बाई आर टू यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। डन एंड डस्टेड, ठीक है बेटा। चलो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको पोटेंशियल का एक पूरा इक्वेशन गिवन है ना। एक पूरा का पूरा इक्वेशन दे दिया पोटेंशियल का। तो वो पूरा इक्वेशन क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz, है ना। उसके आगे भी कुछ है क्या? अच्छा हाँ, उसके आगे भी है माइनस 4z स्क्वायर। ये पूरा का पूरा अपने को पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम्ब सिचुएटेड एट द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या बेटा? x कॉमा वाई कॉमा ज़ीरो को क्या लेंगे आप? मतलब 0 0 0 लेंगे क्या ओरिजिन का मतलब? x भी 0, y भी 0 और z भी 0, है ना। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। यही होता है क्या? है ना, यही होता है बिल्कुल। तो अब देखो ये कितना आ रहा है ना। सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पूरे इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे 6x को, तो आपको मिलेगा सिर्फ 6, x का हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद देखोगे बेटा यहाँ पे 8y स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो माइनस 8y स्क्वायर बाहर आ गया और x का हो गया 1, है ना, x का हो गया 1, ठीक है। अब देखो 8y में दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं तो 0 है ना, क्योंकि y और z को तो कांस्टेंट मानना है अपने को, ठीक है। तो 8 और y दोनों के दोनों कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखोगे 6yz है तो y और z दोनों को कांस्टेंट मानना है, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, 4z स्क्वायर पूरा का पूरा जो है 0 हो जाएगा। तो इतना आया अपना आई कैप माइनस। अब इस पूरे को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आप भी करिए, मैं भी करता हूँ, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। ये तो पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज x एंड z विल बी कांस्टेंट, है ना, x एंड z आर कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया। यहाँ बचेगा माइनस 8x इंटू 2y, है ना। 8x बाहर आ जाएगा और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। फिर माइनस 8y में 8 बाहर आ गया, y का हो गया 1, y का बन गया बेटे 1, बहुत बढ़िया। फिर प्लस यहाँ 6yz है तो 6z बाहर आ गया, y का हो गया 1, ठीक है। फिर है अपना 4z स्क्वायर, तो z के रेस्पेक्ट में z का 0, मतलब y के रेस्पेक्ट में z का 0 हो जाएगा बिकॉज z को कांस्टेंट मान लेंगे आप, है ना। तो यहाँ पे आ गया आपका j कैप। सबका आ रहा है ऐसे, डिफरेंशिएट ही तो करना है बेटा, j कैप आ जाएगा यहाँ पे माइनस। अब पूरे को डिफरेंशिएट करना है z के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया क्योंकि z है ही नहीं उसमें, x और y को तो कांस्टेंट ले लेंगे आप। दूसरा वाला भी देखो पूरा 0 हो गया, तीसरा वाला भी देखो पूरा 0 हो गया। चौथा वाला कितना आएगा बेटा 6yz है ना, तो 6 और y बाहर आ गए, z का हो गया 1 के बराबर माइनस 4z स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 इंटू 2z हो जाएगा, 4 इंटू 2z हो जाएगा। अब पता है क्या,
एक्स वाई और जेड कितना रखना है, 0 0 0। तो जैसे आप एक्स वाई जेड को 0 रखोगे ना, जैसे ही आप एक्स वाई जेड को 0, क्योंकि ओरिजिन बोला है उसने, है ना, क्योंकि उसने ओरिजिन बोला है, तो देखो ये 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, जहाँ जहाँ एक्स वाई या जेड में से कुछ भी था सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या बेटा यहाँ पे आपके पास, यहाँ बचेगा -6 i कैप, ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस माइनस +8 j कैप, और k कैप में कुछ भी नहीं बचेगा। तो थोड़ा लंबा डिफरेंशिएशन था बट आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस ये दोनों बच जाएंगे। अब इनके हिसाब से आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √6² + 8² यानी कि 10। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है 10। लेकिन हमको क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है फोर्स। तो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। तो 10 इंटू चार्ज कितना है, 2। तो 10 2 जा 20, 20 न्यूटन इज द फोर्स, 20 न्यूटन इज द फोर्स बेटा। ठीक है, ऐसे करना था। थोड़ा सा लंबा हो गया क्या, कोई बात नहीं, लंबा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, है ना। चलो, तो सिंपल था, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा एक्स वाई जेड को 0 करके, और वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड E is constant in both magnitude and direction. Consider a path of length D at an angle 60 degree with respect to field lines as shown in the figure. Potential difference between the 2 points is. तो मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आप E इंटू डी लिखते हैं, कब, जब E और D पैरेलल हो। लेकिन अगर दोनों पैरेलल ना हो तो लिखते हैं ED cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है बच्चों, E और D के बीच का एंगल। तो यहाँ पे बताइए कितना एंगल गिवन है E और D के बीच में, 60। तो आप क्या लिखेंगे, ED cos 60। तो कौन सा ऑप्शन है, B इज द करेक्ट आंसर, है ना, B इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, चलिए। 3 चार्जेस 2q -q -q located at the vertices of equilateral triangle at the center of the triangle पूछ रहा है कि क्या सही है ना। देखो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां पे है 2q, यहां पे है -q, यहां पे है -q। ठीक है, सेंटर पे देखना, देखो 2q इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा अवे, -q जो है वो इधर लगाएगा, ये -q जो है वो इधर लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं होगा, नेट कहाँ से जीरो हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो रहा है ना, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट आएगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा बेटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो। लेकिन अगर आप पोटेंशियल निकालें, पोटेंशियल को डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पोटेंशियल ड्यू टू 2q विल बी 2kq डिवाइडेड बाई r, है ना, -q विल बी kq बाई r, फिर -q विल बी kq बाई r। तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, पोटेंशियल जीरो मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों, बी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज जीरो, है ना। पोटेंशियल आपका जीरो आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो रहते हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आर 600 एंड 200 रेस्पेक्टिवली। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज शुड बी। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, kq/r, ये मेरे को गिवन है बेटा 600। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq/r², ये मेरे को गिवन है बच्चे 200। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है 600, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 200। बोल रहा है मैग्नीट्यूड बताओ पॉइंट चार्ज का कितना होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखो दोनों को आप पहले तो रेशियो ले लो बेटा। तो kq/r इंटू r²/kq बराबर इधर हो जाएगा 600/200। दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, kq ने kq को मारा, r ने r को मारा, r की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 3। r की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 3। अब r आपका 3 आ गया, 3 मीटर। तो किसी भी फॉर्मूले में r को रख दो 3 मीटर, जैसे यहाँ पे रख दो। k कितना हो गया, 9 × 10⁹
इंटू क्यू मेरे को निकालना है, अपॉन 3 हो गया आर की बराबर 600, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 600 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10 की पावर 9। बस इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, है ना। तो 3 3 जा 9, ये हो गया 200 इंटू 10 की पावर में -9। कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है देख लो भाई, मेरे ख्याल से सी ऑप्शन मैच कर जाएगा। माइक्रो कर लेंगे ना इसको, तो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 0.2 माइक्रो कूलम्ब आ जाएगा। माइक्रो के लिए 10 की पावर 6 है ना, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। और क्या फंक्शन गिवन है भाई अपने को, V बराबर 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट x बराबर 1 मीटर। अच्छा देखो, पोटेंशियल है 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 9, है ना, ये पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है x बराबर 1 पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी बेटा dv बाई डी एक्स, माइनस साइन के साथ में, है ना, माइनस dv बाई डी एक्स हो जाएगी। तो माइनस को तो बाहर रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो। 5x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 10x, माइनस 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 10, 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब इसमें रखना है x बराबर 1, तो जैसे ही मैं x बराबर 1 रखता हूं, ये 10 माइनस 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, है ना। जैसे ही मैं x बराबर 1 रखूंगा 10 माइनस 10 हो जाएगा और आंसर अपना 0 के बराबर आ जाएगा। चलो, अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज ड्रॉन इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर। VA, VB, VC, VD आर रेस्पेक्टिवली द पोटेंशियल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे VA, VB, VC, VD आर पोटेंशियल्स। तो बताना है कि कौन बराबर है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है। तो इसमें कंसेप्ट क्या है देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो D जो है बेटा, D ये सबसे हाई पोटेंशियल होना चाहिए और B जो है वो सबसे लो पोटेंशियल होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे मूव करते हैं A से C, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 रहता है, यानी कि दोनों पोटेंशियल एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो A और C जो है वो बराबर हो जाएंगे, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। A और C परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बराबर रहेंगे। इन दोनों को बराबर कर दिया, उसमें से D ज़्यादा होगा और B कम होगा। तो अब ऑप्शन देख लो कौन सा वाला मैच कर रहा है, C ऑप्शन मैच कर जाएगा। B इज लेस देन D एंड VA बराबर VC, ठीक है, VA बराबर VC। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाओ। 4 चार्जेस प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर इन ए सीक्वेंस। देखो एक स्क्वायर बना लो आप पहले तो, ठीक है। अब ये चारों चार्जेस इस पे रख दो, कौन कौन से हैं, प्लस Q माइनस Q, फिर से प्लस Q माइनस Q, ठीक, 4 चार्जेस सीक्वेंस में रखे हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कि बताओ सेंटर पे क्या 0 होगा, क्या 0 नहीं होगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, ये पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा उस तरफ, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी रिपेल करेगा उस तरफ, 0 हो गया दोनों का मिला के। ये नेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, ये भी नेगेटिव है, अपनी तरफ खींचेगा, इनका भी 0 हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 हो ही गया। पोटेंशियल भी अगर आप देखोगे तो 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं, आपस में लड़ भिड़ जाएंगे, है ना, खत्म हो जाएंगे। KQ बाई आर, KQ बाई आर, फिर माइनस KQ बाई आर, माइनस KQ बाई आर, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सब मिलजुल के पोटेंशियल भी 0 आ जाएगा। तो E भी 0 है, V भी 0 है, A आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, A इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बेटा,
द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r by 2 from the center of a conducting sphere of radius r containing charge q. देखो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग का मतलब है चार्ज होगा सरफेस पे, हॉलो वाला केस है ना, सॉलिड कंडक्टिंग कह लो आप, बट चार्ज होगा सरफेस पे. पोटेंशियल एट डिस्टेंस r by 2 फ्रॉम सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस r, रेडियस इसका r है बच्चों. सोचो r by 2 पे जब आप निकालोगे पोटेंशियल तो r by 2 तो इनसाइड पॉइंट हो गया, हुआ नहीं हुआ इनसाइड पॉइंट, और इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर. के को क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 क्यू बाई कैपिटल आर. ये वाला आंसर हो जाएगा. ठीक है ना, इनसाइड पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पे होता है, तो के क्यू बाई कैपिटल आर. तो के क्यू बाई कैपिटल आर में के को लिख लो 1/4πε0. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन मैच कर रहा है ना, सी इज करेक्ट. ठीक है बेटा, चलो. अ हॉलो मेटल स्फीयर, हॉलो हो गया, ठीक है भाई, हॉलो हो गया, बहुत बढ़िया. चार्ज चला गया सरफेस पे, है ना. हॉलो मेटल स्फीयर, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, चार्ज सच दैट पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट. ठीक है, पोटेंशियल एट सरफेस इज 10 वोल्ट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर विल बी, हॉलो है तो जीरो ही होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हॉलो वाले केस में अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. ठीक है, पोटेंशियल पूछ लेता कहीं भी अंदर तो 10 होता, सरफेस का पोटेंशियल बराबर इनसाइड का पोटेंशियल, हॉलो केस में होता है ये. सरफेस का पोटेंशियल 10 है तो अंदर भी हर पॉइंट का पोटेंशियल 10 होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो जाएगा. ठीक है, तो जीरो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए, पोटेंशियल इनसाइड चार्ज्ड स्फेरिकल शेल, अभी बात कर रहे थे कि पोटेंशियल हर जगह सेम रहता है ना, एवरीवेयर सेम रहेगा, अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे देख लो सेम टू सेम रहेगा, तो यूनिफॉर्म इज द करेक्ट आंसर. पोटेंशियल इज यूनिफॉर्म. ठीक, सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल. बताइए, सर्टेन पॉजिटिव चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, पोटेंशियल इज मैक्सिमम एट द सरफेस, मैक्सिमम एट द सेंटर, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर. पता है आपको इसका आंसर, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, एवरीवेयर सेम. अभी बात करी हमने, है ना, पिछले क्वेश्चन में ही बात करी थी, रिमेन सेम थ्रू आउट. वॉट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इनसाइड अ कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग अ चार्ज q, रेडियस r. कंडक्टिंग स्फीयर है x डिस्टेंस पे, कितने भी डिस्टेंस पे देखो थ्रू आउट सेम पोटेंशियल, कितना, के क्यू बाई आर. के को क्या लिख लेंगे, 1/4πε0 क्यू डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, तो ये वाला आंसर आ गया अपना. ठीक है बेटा, एक्स नहीं आएगा इसमें, क्योंकि अंदर हर पॉइंट का उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस का होगा. तो सरफेस का होगा के क्यू बाई आर, वही पोटेंशियल होगा अंदर हर एक पॉइंट का. तो अंदर का पूछेगा तो सरफेस का लिख देंगे अपन. ठीक है, चलिए. एट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, याद है डाइपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू होता है ना, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल जीरो होता है, वही पूछा गया है आपसे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. ठीक है, इसको आप डिराइव भी कर सकते हो कि क्यू है, माइनस क्यू है, दूरी आर है, ये प्लस क्यू है, दूरी आर है ना. तो माइनस क्यू की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, प्लस क्यू की वजह से प्लस के क्यू बाई आर, नेट पोटेंशियल कितना हो गया, जीरो. ठीक है, ये क्वेश्चन भी वही है, देखो यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है. तो सोचो यहाँ पे जब आप पोटेंशियल निकालोगे ए पे, तो क्यू की वजह से आ जाएगा के क्यू बाई आर, और माइनस क्यू की वजह से आ जाएगा माइनस के क्यू बाई आर, नेट हो जाएगा ज़ीरो, है ना. तो नेट पोटेंशियल विल बी ज़ीरो. A point charge is placed at a distance a by 2 perpendicular to the plane and above the center of a square of side A.
द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इज। देखो कोई एक स्क्वायर बोल रहा है इससे कितना ऊपर है बेटा, a/2। a/2 ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है q। हमको स्क्वायर से कितना फ्लक्स जाएगा ये निकालना है। पता है इसको करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो इस स्क्वायर को पूरा डब्बा बनाना पड़ेगा। डब्बा है ना, अंकल का टीवी डब्बा। डब्बा कैसे बनाएंगे? ऐसे देखो, पूरा का पूरा आपको इसको क्यूब बनाना पड़ेगा। समझ आया? समझो कि ये स्क्वायर ये वाला है, नीचे वाला। अब इसमें अगर चार्ज क्यू रखा है तो टोटल फ्लक्स कितना होगा बच्चों? Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अगर चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है तो फ्लक्स होता है Q/ε0, है ना। Q/ε0 तो टोटल है। इस सरफेस को कितना मिलेगा? 1/6, क्योंकि ऐसे 6 सरफेसेस हैं। कद्दू कटेगा सब में बटेगा, है ना। तो 6 सरफेसेस को बराबर बराबर फ्लक्स जाएगा बिकॉज सेंटर पे है चार्ज। तो बताइए कितना मिलेगा एक सरफेस को? Q/6ε0। इसका आंसर है Q/6ε0। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहां पे देखो चार्ज कॉर्नर पे है, ढेर सारा चार्ज है कॉर्नर पे। पहले तो आपको समझाऊं कि अगर चार्ज कॉर्नर पे है तो सिमेट्री बनाने के लिए हमें ऐसे बनाना पड़ता है, 8 क्यूब लगाने पड़ते हैं आसपास में। ये है चार्ज, ये देखो ये कॉर्नर पे, तो उसके आसपास हमें 8 और क्यूब लगाने पड़ते हैं ताकि सिमेट्री बने। जैसे स्क्वायर वाले साइड में एक ही क्यूब बनाया तो सिमेट्री बन गई थी, यहाँ पे सिमेट्री बनाने के लिए 8 क्यूब चाहिए। तो सोचो एक क्यूब से कितना फ्लक्स जाएगा? टोटल फ्लक्स हो जाएगा 8 क्यूब का Q/ε0। तो एक क्यूब से जाएगा Q/8ε0, 1 क्यूब से। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? Q/8ε0 लगाना है और Q में सबको जोड़ देना है, सारे कॉर्नर वाले चार्जेस को जोड़ देना है। ठीक है, कॉर्नर में जितना भी है ना सबको जोड़ दो चार्जेस को, कॉर्नर वाला आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 8ε0 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो Q/8ε0 है ना, दिस इज द आंसर। Q में सारे कॉर्नर वाले जुड़ जाते हैं, ऑल द चार्जेस ऑन द कॉर्नर विल बी एडेड अप। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 5I + 2J। तो फ्लक्स निकालना है थ्रू एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द YZ प्लेन। अच्छा, अगर एरिया YZ प्लेन पे है, मान लो एरिया ऐसे YZ प्लेन पे है, तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा? X एक्सिस में। एरिया वेक्टर होगा बच्चों X एक्सिस में, यानी कि I कैप डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, है ना। अब एरिया कितना गिवन है? 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर विल बी 2I कैप। सबको चमका क्या? 2 हो गया मैग्नीट्यूड, I कैप हो गया डायरेक्शन। ठीक है ना, I कैप हो गया बच्चों डायरेक्शन। अब पूछ रहा है बताओ फ्लक्स कितना होगा? तो फ्लक्स होता है E डॉट एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 5I + 2J डॉट एरिया वेक्टर है 2I। अब I और I में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना, इंटरकास्ट तो अलाउड है नहीं यहाँ पे, सेम कास्ट में होगा। तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 × 2 = 10 अपना आंसर आ जाएगा। और J जो है वो मुंह देखता रह जाएगा कि मेरा मल्टीप्लिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो कैसे होगा जब J है ही नहीं एरिया में, है ना। एरिया में तो I है, तो एरिया का I और इलेक्ट्रिक फील्ड का I दोनों मल्टीप्लाई होके 10 बना देंगे। 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग लीविंग क्लोज सरफेसेस 5 1 5 2। बहुत इजी क्वेश्चन, बट ऑप्शन में मेरे को गड़बड़ लग रहा है, एक ऑप्शन में माइनस होगा यहाँ पे। 5 1 अंदर आ रहा है, 5 2 बाहर जा रहा है ना। तो निकालना क्या है हमें? इलेक्ट्रिक चार्ज बताइए। देखिए नेट फ्लक्स बराबर होता है Q/ε0, है ना। तो चार्ज हो जाएगा नेट फ्लक्स मल्टीप्लाइड बाय ε0, और नेट फ्लक्स क्या लिखेंगे अपन? 5 2 - 5 1।
तो चार्ज हो गया फाई 2 माइनस फाई 1 एप्सिलॉन नॉट, खत्म। ठीक है बेटा, ख से खत्म। 41 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर। बेटा डाई इलेक्ट्रिक स्फीयर मतलब पता है क्या है? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला, SNC डाई इलेक्ट्रिक है ना। डाई इलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, मतलब हर जगह चार्ज ऐसे प्रेजेंट रहेगा इसमें, समझ आ रहा है? डाई इलेक्ट्रिक वर्ड से समझ जाना, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग वाला है। इसका रेडियस है 10 बोल रहा है, राइट? इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बोल रहा है 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 100, 20 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 100। 20 सेंटीमीटर बाहर वाला पॉइंट हो गया बेटा, तो बाहर वाले पॉइंट का फॉर्मूला होता है KQ/R² बराबर 100, है ना। यानी कि KQ डिवाइडेड बाय R कितना होगा? 0.2, 20 मतलब 0.2, 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.04 बराबर 100। तो K इंटू क्यू आ रहा है 4 के बराबर। सबको चमका? KQ/R² बराबर 100, R कितना है? 0.2, 20 मतलब 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर कितना? 0.04, 0.04 इंटू 100 कितना? 4। तो K इंटू क्यू बराबर 4 आ गया, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 सेंटीमीटर कितना होगा। तो बेटा 3 सेंटीमीटर मतलब इनसाइड है कि आउटसाइड है? स्फीयर के इनसाइड है, इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड में कितना? 0 मत बोलना, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। ये वो वाला केस नहीं है जिसमें 0 होता है, ये वो वाला केस है जिसमें इनसाइड पॉइंट पे होता है KQR डिवाइडेड बाय कैपिटल R क्यूब, है ना बच्चों? ये वाला केस है ये। तो आप क्या लिखेंगे? KQ की वैल्यू कितनी हो गई? 4, R कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर यानी कि 0.03 अपॉन कैपिटल R का क्यूब यानी कि 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 का क्यूब, ठीक है ना। सॉल्व करोगे मेरे ख्याल से 120 आएगा, 120 आएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। मेरे थ्रोट में थोड़ा थोड़ा पेन है, आपको समझ में आया होगा क्योंकि मैं ज़्यादा शाउट नहीं कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे सेशन को एंड कर रहा हूँ। आप 1 से 40 होमवर्क है आपका, वो आप करके आएंगे और PDF लेंगे। PDF कहाँ मिलेगा आपको? इन माई टेलीग्राम विथ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि है ना सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन के साथ। बहुत इजी से क्वेश्चंस हैं। कौन सा मिल्किंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में कौन सा चार्ज नहीं हो सकता है, तो वो इंटीजर मल्टीपल होता है ना चार्ज का, वो वाला आंसर हो जाएगा आपका। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं 1 to 40, ये आपका होमवर्क रहेगा और विथ सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क, राइट। सॉल्यूशन है आपके पास पूरा, तो ट्राई करिएगा, आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे बच्चों, ठीक है। देख रहे हैं सभी का सॉल्यूशन है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करा दूं क्या एक बार? इसमें याद है इक्विलिब्रियम पढ़ाया था क्लास में 9e 16e, तो x बराबर यानी कि कहाँ पे रखा जाए तीसरे चार्ज को, तो √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 मल्टीप्लाइड बाई L होता है ना। वो चीज़ करनी है यहाँ पे। तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप सब कर लोगे। 1 से 40 आपका होमवर्क है बच्चों, क्योंकि थ्रोट मेरा पूरा ठीक नहीं है अभी कि मैं आपको और 1 घंटा अभी पढ़ाऊँ, है ना। बट एकदम इजी क्वेश्चंस का ही मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, सारे आप कर लोगे आराम से, ठीक है। बैठ के थोड़ा सा मेहनत करना, 1 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चंस आप करके तैयार मिलेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, तो टेलीग्राम का लिंक है t.me/ggsirfeel, यहाँ पे आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा और वहाँ से उठा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।